नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबुल मुगल। नाजरीन, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक यानी PDM बहुत से इश्यूज़ पर बात कर रही है, तो मसाइल कोई हल नहीं हो पा रहे। कहने का मकसद है हुकूमत कमज़ोर है या कुछ और मामला है। ये हम बात करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं मुमताज़ तज़कियाकार सैदुर्रई। इनसे बात करते हैं कि क्या ऐसा मामला है कि मसाइल पे बात भी हो रही है, इश्यूज़ पे बात भी हो रही है और मसाइल भी हल नहीं हो रहे। क्या मामला है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राय साहब, क्या मामलात है? आप माशाल्लाह हालात पे बड़ा आप गिरफ्त रखते हैं, वसी तजुर्बा रखते हैं, तो ऐसा क्यों कर हो रहा है? ये कुछ खुदाई कानून होते हैं, वो अगर आप तोड़ते हैं तो फिर उसके नतीजे भी आपको भुगतना पड़ते हैं। मैं तो कुरान का बड़ा अदना स्टूडेंट हूँ। मैं उससे देखिए, मुसलमान का ईमान है कि वो दुनिया में कुछ अच्छे अमल करेगा तो उसका नतीजा आखिरत में मिलेगा। ऐसा ही है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी। तो एक किसान जो है एक बीज बोता है ज़मीन में, दाना, और उसको पता होता है कि 4 महीने 6 महीने के बाद उसमें से खोशा निकलेगा और 700 दाने बन जाएंगे। अगर उसका वो अंजाम उसको ना पता हो तो वो कभी भी बीज नहीं बोएगा, बल्कि वो उसको भी खा लेगा। तो मतलब मेरा ये कहना क्या है कि जो आप अमल करते हैं उसके नतीजे आगे आते हैं। पहली बात तो ये याद रखिए, ये हमारा ईमान है और हमें यकीन है। इसी तरह हुकूमतें जो अपने वक्त में अमल करती हैं उसके नतीजे आने में कोई 5, 10, 15, 20 साल लग जाते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर वो तालीम पर जोर देंगी तो नई जनरेशन पर इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी बनाएंगी तो 10 साल में नतीजे आना शुरू हो जाते हैं। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त PDM की मूवमेंट है, बहुत सारे वो बुराइयां गिना रही हैं, महंगाई है, सिक्योरिटी नहीं है, या दूसरे मसाइल हैं, हम किधर फंसे हुए हैं, हमारे मसले हल नहीं होते, या हमारा इलेक्शन भी सही नहीं है। शुक्र है वो लोग फिर दोबारा इलेक्शन में आ गए हैं, पहले तो नहीं आ रहे थे। तो बात ये है कि ये क्या है, ये क्यों हम इस दलदल में फंसे हुए हैं। इतनी बिल्कुल ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, दूसरी चीज़ें भी, हमारी सेहत का भी मसला है, कुछ कोरोना की वजह से मसाइल हुए हैं। हुकूमत 2.5 साल से कुछ हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं एक सवाल करूंगा कि पिछली हुकूमतों ने जो कुछ किया है, क्या ये जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका नतीजा नहीं? हमारी अक्ल नहीं कहती? अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो आज ना ये महंगाई होती, ना हमारे सेहत के प्रॉब्लम होते, ना दूसरे इश्यूज होते। ये डिपेंड करता है ना हमारी इकोनॉमिक पे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आपने कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी, अच्छा स्ट्रांग होंगे तो ज़्यादा लामाला। हाँ, तो वो भी सुन लें। आपने इकोनॉमिक्स का एक शब्बर जैदी साहब लाए थे, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, और मैंने उनको FBR का चेयरमैन, उनको पिछले दिनों में पिछले हफ्ते एक लेक्चर सुन रहा था TV पर, तो उन्होंने कुछ मिसाइल बताया जिनकी वजह से उनको जाना पड़ गया। उन्होंने बताया कि हमने कर्जे बहुत लिए हुए हैं, हमने इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह की हैं या प्रोडक्टिव नहीं है, जैसे सड़कें बना दी हैं, हमने 92 का कानून बनाया है, फॉरेन एक्सचेंज बाहर ले जाओ कोई पूछता नहीं है, ले आओ कोई पूछता नहीं है। वो कहते हैं हमारा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल उसको ठीक नहीं करने दे रहे, हमें बैंक्स के अकाउंट्स के नंबर नहीं देते, हमारे पता नहीं कितने 3.5 लाख कारोबारी लोग हैं लेकिन वो MTN नंबर नहीं लेते, देते। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो हम तो टैक्स स्ट्रक्चर में आना नहीं चाहते, वो फिर घबरा के चले गए। तो ये इन हुकूमतों का काम नहीं था इसको ठीक करते। आज इमरान को ये इतना जो बैगेज मिला है, इतना बोझ मिला है, वो नेचुरली उससे निकलने के लिए तो कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता वो निकल सकेगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर से कोरोना भी है, कुछ उसने इकॉनमी हमारी अल्लाह ताला ने कोई मदद किया है, हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ अच्छी हो रही हैं, टेक्सटाइल में, दूसरी चीज़ों में, और IPP के साथ मुआहदा हुआ, इन्होंने वो मुआहदे किए हैं जिसमें हमें वो पैसे भी बिजली के देने पड़ते थे जब वो काम बिजली नहीं पैदा होती थी। ऐसे ऐसे मजाक इस कौम के साथ ये लोग कर गए, और फिर आज आ रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। इनसे कोई हिसाब किताब नहीं लेगा। कौन लेगा? ये मेरा तो ख्याल है हुकूमत वक्त को लेना चाहिए। मुझे ये बताएं, आप घर का खर्चा चलाते हैं, आपने घर चलाया, जब आप इस दुनिया से जाने लगे तो पीछे आपके घर के ऊपर फर्ज का 2 करोड़ का कर्जा था, वो अगले बच्चे अदा कर देंगे कर्जा? बहुत मुश्किल।
तो इनसे क्यों नहीं पूछते कि आपने जो कर्जे लिए थे वो अगली जनरेशन को गुलाम क्यों बना के चले गए? नहीं सर, पूछा तो जा रहा है। नहीं पूछा जा रहा है यार, छोड़ो यार, पूछा नहीं ऐसा होता। पूछे का मतलब होता है हिसाब किताब, पूछने का मतलब क्या है? जुबानी जमा खर्च होता है। मैं अपने बच्चे से कोई चीज पूछूंगा, साथ हिसाब किताब भी लूंगा कि ये काम तुमने कैसे किया, ये गलत क्यों किया, इसका जवाब दो। इनसे पूछो, आपको 5 साल के लिए हुकूमत मिली थी, आपने अगली जनरेशन को कर्जों में क्यों डाला है? आपको किसने इख्तियार दिया है कि आइंदा आने वाले बच्चों को आपने कर्जे में डाल दिया है? कोई नहीं पूछेगा इनसे। अगर कोई सही हुकूमत आ जाएगी तो जरूर पूछेगी। कोई इख्तियार नहीं है। आपका इख्तियार उस 5 साल के लिए है। चाइना हमारे साथ आजाद हुआ है, उन्होंने अगली आने वाली जनरेशन को कर्जे में डाला है। आज सारी दुनिया को वो कर्जे दे रहे हैं। हम क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज बना सकते थे कि हमारी डेवलपमेंट होती, हम कर्जे लेने की वजह पर कर्जे देने वाले हो जाते। सन 60 तक आपको पता है हमने जर्मनी को कर्जे दिए हैं। पॉलिसीज तो अपनी मकसद के लिए, इनकी पॉलिसी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बनाई है ना, कि वो जहां पर आपने सड़क बना दी, कमीशन लिया और 92 के ला में फौरन पैसा बाहर भेज दिया, बाद में कुल्फी वाला रेडी वाले से मंगवा लिए। यही काम करते रहे ना। मैं ये बताऊं, जो बीमारियां ये अभी गिना रहे हैं ये सब इनकी लाई हुई है, जिसको फारसी में कहते हैं तुम्हारा लाया हुआ है। अच्छा है, इनको बोलने दें, ये खुद नंगे हो रहे हैं। हुकूमत को जवाब नहीं देना आता। जितनी बीमारियां आज पाकिस्तान में है, सेहत की, महंगाई की, ये इनकी पिछली गवर्नमेंटों की पॉलिसीज की वजह से। लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं हो पा रहा ना। नहीं, वो फिर इनको लेना चाहिए, उनसे निकलवाएं पैसे, उनको बंद करें, जेलों में बंद करें। सऊदी अरेबिया ने क्या किया है शहजादे ने, मुझे बताएं। इनको पकड़ते हैं, उन्हें लटका कर उनको पैसे निकल नहीं, ये हमारे कोई खैरखा नहीं है। लटकाए ना इनको। हाँ तो लटकाएं, इनको घरों में बंद करें, जेलों में बंद करें, जब तक पैसे नहीं देते। कर्जे पूरे पूरे करें। मैं आइंदा आने वाली जनरेशन पूछेगी हमने कर्जों में क्यों डाल के गए हो तुम। वो तो कर्जों का सूद ही देते देते कर्जे ले रहा है, क्या करेगा वो। आईपीपी का कुछ मामला हल करने की कोशिश कर रहा है, कुछ उसने डेवलपमेंट फॉरन, इन्होंने जो फॉरन एक्सचेंज नहीं कमाते थे, कुछ हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छी हो रही है। ये कुछ जादू का चिराग तो नहीं होता है, आपने ऐसे बटन दबाया सब ठीक हो गए। हमारी मैशत में इस्तेकाम कब आएगा? ये बहुत आस्ता आस्ता आएगा। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन ये रिकवरी जब तक पिछली वालों से नहीं होती। इनको सबको बंद करें। कैसे रिकवरी? इनके खानदानों को जिन्होंने फायदे उठाए होगी, इनका बाप भी देगा। इनको जेलों में डालें। क्यों? सारी कौम को इन्होंने मुसीबत में डाला हुआ, कर्ज में गुलाम बनी हुई है। इनको देखें, आपको हुकूमत दी गई है, आपको अगली जनरेशन को गुलाम बनाने का हक नहीं दिया गया। और कुरान इसका हल यही बताता है। मेरी बता सुन लें, फलक तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा। ये घाटी बड़ी मुश्किल है, आप जो कह रहे हैं। इस घाटी पर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने सुन लें बात, कुरान इसका हल किस तरह देता है। मैं कुरान का स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ। सूरह बल्द निकालें, फलक तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा। ये घाटी बहुत मुश्किल है चढ़ाई, इसको कैसे, उसका फिर तरीका बताया। फलक तहमल अक़बा फ़क्कु रक़बतिन, लोगों को गुलामी से निकालें, ये कर्जों से निकालें। पहला कुरान हल ये बताता है, कर्जों से निकालें, गुलामी से। कुरान तो एक तरफ, मेरी बात सुने ना, वाइतामन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बतिन, और फिर उनकी रोटी रोजी का बंदोबस्त करें। ये इन हमें गुलामी में डाल के गए हैं, इनके खानदानों को अंदर करें। इनसे जब तक ये पैसे नहीं लाते, वो बड़ी जायदादें हैं। अब्रॉड शीट वाले ने आप कल कहा है, अरबों खरबों की इनकी जायदादें बाहर हैं। पैसे मुल्क से इन्होंने 92 का कानून क्यों बनाया है, जिस तरह मर्जी बगैर पूछे ले जाओ बाहर से। यार ये तुम्हारा राजवाड़ा है। हमने ये कानून नवाज शरीफ ने बनाया कि जितना पैसा है बाहर ले जाओ, कोई नहीं पूछेगा। यार ये आप क्या कर, जिस रिश्वत को आपने खुली दावत दे दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो रिश्वत दे के बाहर गया, ऐसे नहीं गया। बहुत पैसा है उसके पास, वो हटा कटा घूम रहा है। रिश्वत किसको दी है? गवर्नमेंट को दी है ना। वो क्या हमारे सारे खाने वाले रिश्वत है, गवर्नमेंट को नहीं दी है। जो नीचे बैठे थे, जो डॉक्टर थे, जो दूसरे जिन्होंने गलत रिपोर्टें दी है, तो कह रहा है आज बाहर ठीक है, आज बाहर करने की बजाय यही तो हमारे पास है ना। इसी तरह की उन्होंने जमातें हमें अंदर पैदा की, सारे रिश्वतखोर पैदा करके वो चले गए हैं। इमरान किस किस को पकड़ेगा? मुझे बताया ना, उससे ब्यूरोक्रेसी सही नहीं हो रही। वो इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है। मैंने FBI का बताया ना, शिब्बर जैदी का। अब मेरी मिसाल से आप गौर कर लें, ये सारी बीमारियां सारे महकमों में, और आपके अंदर दुश्मन घुसा हुआ है। वो इतना पैसा लगा रहा है कि आपकी हद नहीं है। ये जो बोल रहे हैं, ये दुश्मन के राह के तोते बोलते हैं।
तो आप ये पैसा निकलवाएं। मैं नहीं मानता। कुरान कहता है इनको गुलामी से पहले निकालो, ये जो मर्जी कर ले, हम जब तक कर्जों की गुलामी से नहीं निकलेंगे। इनको बाहर भेज देते हैं फिर। क्यों बाहर भेजते हैं? बुलाए ना इनको। गवर्नमेंट ने भेजा यार ये कल आ जाएंगे, इनके खानदानों को जेल में बंद करें। ये कल आ जाएंगे, खानदान तो मौजूद है। नहीं इनको जेल में बंद करें ना। क्यों ये याशियां कर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं यार। क्यों नहीं आपको समझ में आता? मौजे तुमने 10 साल का मार्च किया था, उसने सारे निकाल दिए थे सारे, कुश्ता सुल्तानी मुल्ला यो पीरी, बाकी में लोग तो नहीं आ सकते। नहीं आएगा। इकबाल कह गया है ना, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काके उमरा के दीवार हिला दो। ये जो हमारी माफिया क्लास है, ओवर रिच, जो लूट मार कर रही है, बार बार आ जाती है इलेक्टेबल्स के नाम पर, और ये जमहूरियत है। वो पहले तो उनको पता होता है कि हमें आना है इलेक्टेबल्स, ये माफियाज हैं। इमरान भी उस धोखे में आया, इलेक्टेबल्स की क्यों जरूरत पेश आई? वो हुकूमत में नहीं आ सकते थे, इन्होंने आना पड़ा उनको। इलेक्टेबल माफियाज के अपने मकासद, और फिर ये जमहूरियत नहीं है। अगर माफिया ने आना है तो जमहूरियत का नाम क्यों लेते? इमरान क्यों? नहीं, जमहूरियत का नाम ना ले। ये माफियाज के इलेक्शन है, माफिया ही आती है, अवाम को धोखा देते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश। इमरान हट जाए, फिर इमरान कोशिश कर रहा है, वो लड़ाई हट जाए तो और कौन सी, ये बदमाशी सारे फिर दोबारा आ जाएंगे। वो देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं तो वो सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और उसको करने दें। जब उसके नतीजे नहीं आएंगे, वो 5 साल 10 साल के बाद हमें पता लग जाएगा क्या करे। अभी उसके पास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, कितना असरदार हो सकता है आप समझते हैं? नहीं, हमें टाइम लगेगा, 5 साल तो कम से कम लगने चाहिए, क्योंकि अभी देखिए, अभी मुल्क इस वक्त हाँ, तो वो तो वही डाल कर गए हैं ना, ये मैं बता देता हूँ, ये वही चीज होगी तो डाउन होगी। बिल्कुल, वो तो मेरी बात आपका वही कर रहे हैं ना, ये सब कुछ उनका किया कराया है, नतायज हम भुगत रहे हैं। मैंने कुरान का असूल बताया है, नतीजा आता है। ये नतायज उनकी बदमाशियों, उनकी गलत कार्यों से हुआ है। इसको ठीक करना इतना आसान भी नहीं है। मैंने जो बताया, इलेक्शन भी गलत है। क्यों? इलेक्टेबल्स का क्या मतलब कि माफियाज में आना है, बाकी अवाम को धोखा देते हैं। वही आए हुए काम कर रहे हैं, तो वही आए हुए हैं। ये जमहूरी निजाम को भी चेंज करना पड़ेगा ना। सुल्तान ये जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे हम तुमको नजर आए मिटा दे। इकबाल ने तो कहा है, अवाम की हुकूमत कब होगी? अवाम की हुकूमत नहीं है, माफियाज की हुकूमत है, इलेक्टेबल्स की हुकूमत है। आपने सिस्टम ऐसा बनाया है, ये सब बदमाश हैं, सब ऊपर से सारे मिले हुए हैं इनके, चाहे इमरान के इनके जो माफिया है, चाहे नवाज शरीफ, सब एक ही हैं, वही लोग हैं। इमरान इन माफियाज को बाहर रखेगा तब कुछ मामला आगे बढ़ेंगे। माफियाज में रहकर काम नहीं हो सकते। ये अभी हो सकता है वो कर दे, आस्ता आस्ता ही करेगा ना। एक को निकाला और फिर वापस आ गया, इतना आसान नहीं। फिर हुकूमत गिर जाती है ना। देखो, तो चॉइस है ना कि या तो आप हुकूमत गिरा के चले जाएं और बदमाशों के बाद, या फाइट आउट। वो फाइटर है, फाइट कर रहा है, ये ना समझे, वो फाइट कर रहा है। ये कहते हैं कि जी वो टर्नओवर ले लेता है, क्या कहते हैं वो, उसकी पॉलिसी बदल लेता है, उसका क्या नाम रखा हुआ है? ऐसे ये टर्नओवर नहीं, वो क्या उसको कहते हैं कि ये तो रोज यू टर्न। देखो मेरी बात सुनो, वो बॉलर है क्रिकेट। मेरी बात सुनो, तो क्रिकेट का बॉलर जब बॉलिंग करने जाता है, मैदान में पहले उसकी, हाँ मैदान में है ना, पहले उसकी नजर अवाम पर होती है, फिर वो यू टर्न लेता है क्रिकेट का बॉलर, फिर दौड़ कर आके वो विकेट गिराता है। तो ये उसकी फीचर में है यू टर्न लेना। यू टर्न तो चल, वो यू टर्न लेके इनकी विकेट गिराएगा इंशाल्लाह ताला। इसका यू टर्न उसने सीखा है, उस वक्त तक तो यू टर्न उसने सीखा है कि यू टर्न लेकर ही विकेट गिरेगी इनकी। उसके क्रिकेट से ये सबक सीखा हुआ है, इंशाल्लाह गिराएगा इनकी विकेट। राय साहब, ये क्रिकेट मैदान तो नहीं है ना? नहीं, हम ये सियासत का मैदान है। नहीं, ये सियासत में नहीं, ये सियासत में जमीन, ये खबासत है, कारोबार है। इस्लाम का पहला असूल है कि कारोबारी आदमी सियासत नहीं कर सकता। मेरे बात याद रखिए, इसको खत्म करना पड़ेगा इमरान। अगर रियासत मदीना का पहला असूल ये है, मैं बता देता हूँ, ये है कि आप इस सिस्टम को खत्म करें। कारोबार आदमी को सियासत में नहीं आएगा, नहीं जब तक ये सारा हो रहा है, और फिर उसके सारा चल रहा है, सारा हो रहा है, अभी खत्म नहीं कर रहा है। और उनके जो, अगर ये नहीं करेगा तो अगला वाला आके कर देगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, उसके अलावा चारा नहीं है। और दूसरा, अगर ये टैक्स नहीं देते, मेरी बात याद रखिए, तो अबू बकर सिद्दीक ने फौज को भेजा था टैक्स लेने के लिए। वल्लाह लकातिलन्ना मन फर्रका बैन, जो टैक्स नहीं देगा उसके खिलाफ मैं फौजी कार्रवाई करूंगा। की है उसने, फौज को लाए बीच में, एक नुमाइंदा, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हो और एक जो भी और किसी गवर्नमेंट को नुमाइंदा हो, चाहे पब्लिक का,
और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहती हैं इस बला से हमें FBR से निकाल दो, हम टैक्स डबल कर देंगे, आपका टैक्स इस साल डबल हो सकता है, ज़रा FBR को एक तरफ कर दें। फौज का एक नुमाइंदा साथ रखें जो हमारी सुन्नत है रसूल पाक हज़रत, और एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नुमाइंदा हो, और ये टैक्स मुतय्यन करें जहाँ जहाँ हैं इंशाअल्लाह ताला टैक्स, क्योंकि जब इधर रिश्वत नहीं जाएगी ना FBR को, तो वो फिर गवर्नमेंट के खजाने में पैसा आ जाएगा, कोई हमारे बिजनेस कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनका फायदा हुआ, उनकी जो आमदनी है वो जायज़ होनी शुरू हो जाएगी, वो इन्वेस्ट करेंगे, छुपाएंगे नहीं, बाहर नहीं भेजेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश। राय साहब मैं एक बात करता हूँ, हमारे पास दो जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, अपोजिशन और हुकूमत, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो तबका पिस रहा है वो आम तबका है। हाँ तो मैंने बताया इन दो स्टेक होल्डर्स के दरमियान आम तबका पिस कर रहा है। बस मैंने आपको बताया वो इकबाल की नज़म, इकबाल की नज़म को इन्होंने कोर्सेज में नहीं आने दिया, जो मैंने काफ़ी उम्रा के दीर्घवार, एक ये माफिया जो आपका काफ़ी उम्रा होते हैं, जो हुकूमतें और माफिया बन के, शराफिया बन के, और तीसरा उस नज़म में अखीर में कहा है क्यों खाल के मखलूक में हायल रहें पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से डालो। हमारे अंदर ये पीरान कलीसा जो पीरी फ़कीरी बन के बैठे हैं ना, सुल्तानी जमहूर का आता है वो कुछ है सुल्तानी मुल्ला यो पीरी बाकी ना रही, तो ये दो क्लासेस जो हमारे अंदर घुसी हुई हैं। कुरान तो कहता है अहबार और रहमान इनमें से अक्सर लोग तुम लोगों का बातिल माल खाते हैं, इस क्लास को तो कुरान ने नफी की है, हमने इनको सर पर बैठाया हुआ है, क्योंकि लोगों की ये हराम की कमाई बेकार बातिल कमाई कमाते हैं। फजल रहमान हिसाब किताब दे ले, इतनी जायदाद कहाँ से बनाई है, कौन सी हलाल की कमाई की है और कितना टैक्स दिया है, साथ जहां ये भी जवाब देना पड़ेगा। किसी के खिलाफ जिहाद नहीं हुआ, किसी के खिलाफ जिहाद नहीं हुआ, ना नमाज ना पढ़ने पर नहीं हुआ, रोजा ना रखने पर नहीं हुआ, हज ना करने पर नहीं हुआ, लेकिन टैक्स ना देने पर जिहाद हुआ, आपको पता है ऐसा ही। तो इस्लाम में जिहाद यही है, 3 शर्तें होती थी, या मुसलमान होकर टैक्स दे दो, नहीं तो आप जिजिया खराज दे दें, फिर अल्लाह के जुम्मे, फिर वो काफर नहीं कहलाता था, वो जिम्मी कहलाता, अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह का हक दे दिया ना, ये दोनों में से कोई शर्त नहीं मंजूर, तो फिर जो लड़ाई होती थी। जिहाद इस्लाम में टैक्स की वसूली के लिए है, हमने इसको जिहाद को लोगों को कत्ल करने का बहाना बना दिया है। अच्छा अभी आपने फर्जमान की बात की है, तो इनको तो लामाला, जैसे कि आपने बात की है कि इनसे हिसाब किताब या नैब हर को देना है को देना है लामाला, तो बजाय इसने अपना हिसाब देने के, तो उसने आर्मी चीफ पे वो नहीं वो तो सवाल कर दिए। देखें अक्लमंद आदमी वो अपना किसी और टाइम पर वो सवाल कर लेता, अक्लमंद आदमी वो होता है जो उससे सवाल किया जाए उसका जवाब दे। ऐसे ही है। मेरी बात सुने, हज़रत उमर से सवाल किया गया कि ये आपकी कमीज तो एक कपड़े से मिल, सबको एक एक गज मिला था, ये आपकी तो कमीज 2 गज से बनी हुई है। हज़रत उमर ने कोई दूसरा बंदे ने मेरी बात सुने, और उन्होंने कहा हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, मतलब है कि वो उनको कह रहे हैं कि आप खलीफा भी नहीं है, हम आपकी बात क्यों सुने, आप तो आपने बदयानियत ख्यालत की है, बात नहीं सुनेंगे, ये बात याद रखें। हज़रत उमर ने क्या कहा, कोई और जवाब दिया कि तुमने वो लिया था, तुम्हारे बाप ने ये कमाया था। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर उस सवाल का जवाब दिया कि आधा कपड़ा मैंने, हाँ मैं दिया। तो एक तो ये जो जिन लोगों पर इल्ज़ामात होते हैं ना, उनकी बात नहीं सुनी जाती, ये जी कोर्ट में अदालत में पेश करो, ये असम्बली में, उन पर इल्ज़ामात है, इस वाक़े से पता लगता है जिस पर इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम का जवाब देगा, उससे उसका इख्तियार सारा खत्म हो जाता है, वो MNA MPA नहीं रहता। ये उसको फिर असेंबली में लाते हैं कि जी उसको आके आप हाजिर हो जाए, ये गलत है, इस वाक़े में ये, वो कहते हैं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम क्यों उनकी बातें सुने जिनके पर इल्ज़ामात हैं, जो जेलों में पहले अपने क्लियर करें फिर आकर असेंबलियों में आएंगे, नहीं इनको लाना गलत है, इनको वही बंद रखें, इस वाक़े से पता लगता है, फिर बात सुने। उन्होंने कहा हम आपको खलीफा नहीं मानते, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम क्यों इनकी बातें सुनेंगे, इनको सिक्योरिटी देके अदालतों असेंबलियों में दोबारा लाएंगे जबकि चार्जेस लगे हुए हैं। और दूसरा, जिसके खिलाफ जो सवाल दिया जाए उसका जवाब दे। मैं टीवी पर देखता हूँ ये इन्होंने बहुत शरारतें करते हैं, जिस पर इल्ज़ाम होता है वो जवाब दे। नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम था, उसने क्या जवाब दिया, उसने लिफाफा पकड़ा दिया अयाज को कि ये हैं जवाब, अयाज निकाले ना, वो कहाँ छुपाया हुआ है, बड़ी बातें आती हैं उसको, इसके खिलाफ जो नवाज शरीफ ने उसको कागज दिया था वो दिखाए हमें, ऐसे ही
हमें दिखाया उसने क्या दिया था, कहाँ उसने जेब में छुपाया हुआ है, कहाँ अपनी खेसी में छुपाया हुआ है वो कागज। अच्छा मौलाना फजल मान जैसे नॉन रिलेटेड मैं बात सुने, जिस पर जो इल्जाम होता है वो जवाब दे। ये दूसरे जो उसके चमचे हैं ये टीवी पर आकर हमारा टाइम क्यों जाया करते हैं? हम रोज रोज की बकवास सुन के तंग आ गए। ये उनके प्रीवी है, ये उनके बाथरूम में जाते हैं, ये उनके घरों में जाते हैं, जिनको सारी उनकी हकीकत का पता है चोरियों का। ये सब बकवास है, ये बंद होनी चाहिए। अच्छा जिस पर इल्जाम है वो जवाब आकर दे, बस टीवी पर ये सारी बदमाशी खत्म करें इनकी। ये कहानियां बनाई हैं, अवाम को नफसियाती मरीज बनाया। तर्जुमान होते हैं, तर्जुमान को क्या पता है मेरा मालिक क्या कर रहा है? वो ब्रीफ कर दिया होगा। ब्रीफ कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। खुद क्यों नहीं जवाब देता? यार कमाल है, हज़रत उमर ने खुद जवाब नहीं दिया लेकर। क्या कमाल है कि जवाब उसने देना है जिस पर इल्जाम है। दूसरे को क्या पता है इसका कितनी चोरी है, कितनी बेईमानी? क्या वो उसके घर में बैठा है, उसके बेडरूम में वो सारा मौजूद होता है जो कुछ बदमाशियां वहां करता है? ये आके बैठ जाते हैं और जवाब देने के लिए। तर्जुमान के बच्चे ना हो तो। अच्छा मौलाना कभी भी इनकी बात सही नहीं हुई तर्जुमानों की। राय साहब मौलाना फजमान समेत ऐसे बहुत से लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट पर खामखा मतलब वो नहीं, ये तो फिर आपके कानून में लिखा हुआ है, आपके आइन में आर्टिकल 19 में और दूसरे आर्टिकल में नहीं होती। पुलिस ऑफिसर रहे हैं और आप इस मैं अगर हूं तब करूंगा। आर्टिकल 19 मौजूद है, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जो जितनी इजाजत है उतनी, ये उससे आगे बढ़ रहे हैं। आगे ना लिमिट से आगे ना बढ़े। हुकूमत कहती तो हम एक्शन लेंगे लेकिन ले नहीं रही। एक आदमी के खिलाफ लिए उन्होंने लाहौर फ्रंटियर के, वो मौलवी कफायत। हाँ जी, ये बाकी सारे भी इसमें मजबूर हैं। ये फजल रहमान तो बात ही नहीं करता जब तक फौज पर इतराज नहीं करता। भाई आप अपने इश्यूज बताएं, फौज को क्यों? फौज उस पर इतराज करें जब मार्शल लगा हुआ हो। ऐसे ही जब सिविल गवर्नमेंट है तो आप अपनी सिविल गवर्नमेंट पर करें। अदारों पर क्यों करते हैं? अदारों पर इसलिए करते हैं कि इनको बाहर से पैसा मिलता है और आके पैसे इनको मिलते हैं। वरना कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने अदारों के खिलाफ इस तरह की बकवास करता है? जाए ना अपने बेटे को भेजे वहां लड़े जाके बॉर्डर के ऊपर। ये तो जिहादी बनना चाहिए ना इनको, जाए वहां। और कोई बकवास आती नहीं है फौज के खिलाफ, फलाने के खिलाफ। आप अपने पॉलिटिकल इशू जो आपसे पूछा जाता है उसका जवाब दे। मैं सारे स्टूडेंट्स को ले आऊंगा नैब के खिलाफ। भाई तुम अपने सवाल का जवाब दो जाकर। क्या अल्लाह की अदालत में तुम इन सबको ले जाओगे जब अल्लाह ताला वहां तुम्हें पूछेगा? वहां लिखा हुआ है अकेला आदमी खड़ा होगा। ला तो जालो ले कादम आदमा आदमा, जुमला है आदमी के कदम इब्ने आदम का कदम नहीं हिलेगा। आपने अकेले जाना है, कुरान में लिखा हुआ अकेले जवाब देना है। दुनिया में भी ऐसे ही होता है अदालतों में। ये ड्रामा, इनको इस्लाम का कोई मोहब्बत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये फजल रहमान ये धोखेबाज लोग हैं, फ्रॉड। इनकी जमात तो इंडिया में बैठी है जो दोस्त है मोदी की। इसके बाप ने कहा था कि मैं पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हूं। ये उसका जवाब दे, ये यहां क्या कर रहा है? मैं हुकूमत से पूछता हूं, इनसे जवाब ले। ये वो पार्टियां हैं जो गद्दार हैं, लोगों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को खराब कर रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं। बजाय इसके कि उनकी तालीम हो, उनकी अखलाकियात बने, ये उनको उल्टे रास्ते पे लगा रहे हैं। तो जनाब अली ये हालात बड़े आस्ता आस्ता ठीक होंगे। मैंने चंद एक बातें कर दी हैं, अगर हुकूमत उन पर अमल कर ले तो बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया रईस साहब। नाज़रीन ये थे सईदुर रईस साहब, मुमताज़ तज़कियाकार और साबिक़ पुलिस ऑफिसर, और जज्बात से भरे इनके ख्यालात थे। उलाम आलम मुहब्बे वतन है। अगले अच्छे प्रोग्राम तक नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।